हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर करने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है बैंकिंग। बैंकिंग के इस चैप्टर में हमें बेसिकली 3 टॉपिक कवर करने हैं जो कि हैं मनी क्रिएशन, मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक एंड कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक। ये इस चैप्टर में ये 3 टॉपिक कवर हैं जो कि ये 3 टॉपिक हमें करने हैं। इस वीडियो में हम जो है 2 टॉपिक कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, एक तो ये और एक ये, और इसका मनी क्रिएशंस का एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा मनी क्रिएशंस का जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, देखो ये मनी क्रिएशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछली बार भी एग्जाम में आया, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया और इसमें से भी कुछ ऑप्शन टाइप बन सकते हैं या डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, कि सेंट्रल बैंक का मीनिंग क्या है और इसके फंक्शन कौन कौन से हैं। तो ये हमने देखा मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बैंक। अपेक्स बैंक मतलब सबसे बड़ा, अपेक्स। ये 1 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, अपेक्स बैंक कौन सा है, सेंट्रल बैंक है कौन सा है। तो हाँ, सेंट्रल बैंक क्या है, सबसे बड़ा बैंक है जो कंट्रोल करता है किसको, एंटायर बैंकिंग सिस्टम को ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री के सभी बैंकिंग, जो किसी भी देश के सारे बैंकिंग सिस्टम को मैनेज करता है, वो कौन सा बैंक है, सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो हमारे देश के सेंट्रल बैंक का क्या नाम है, हमारे देश के सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई। आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, इसका मतलब यूएस का सेंट्रल बैंक अलग होगा? हाँ, सभी देश के सेंट्रल बैंक का नाम अलग अलग होगा। आरबीआई हमारा सिर्फ और सिर्फ इंडिया का सेंट्रल बैंक है। हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरे वर्ल्ड का सेंट्रल बैंक है, नहीं। हर देश का सेंट्रल बैंक अलग अलग होगा। जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है उसका नाम है आरबीआई, और जो यूएस का सेंट्रल बैंक है, यूएस का सेंट्रल बैंक। अच्छा, यूएस के सेंट्रल बैंक का मतलब क्या, यूएस का सेंट्रल बैंक का मीनिंग जो यूएस के एंटायर बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करेगा। अच्छा, जो यूएस के एंटायर बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करेगा वो भी क्या, सेंट्रल बैंक। लेकिन उसका नाम क्या, आरबीआई नहीं। आरबीआई तो इंडिया की सेंट्रल बैंक का नाम है। तो अच्छा, इसके सेंट्रल बैंक का क्या नाम है, इसके सेंट्रल बैंक का नाम है फेडरल रिजर्व सिस्टम या फेडरल रिजर्व बैंक। हमारे देश के बैंक का नाम क्या, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसका फेडरल रिजर्व बैंक, ये यूएस के सेंट्रल बैंक। इसका मतलब ये यूएस के सारे एंटायर बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करेगा। ठीक है, हमें बस ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब ये आरबीआई आया कब था, आरबीआई एक्ट कब पास हुआ था, आरबीआई एक्ट पास हुआ था 1934 में, आरबीआई एक्ट। और ये आया कब से था, ये एप्लीकेबल हुआ था कब से, मतलब जब ये एग्जिस्टेंस में आया था तो 1935, उस टाइम से ये एग्जिस्टेंस में आया था। लेकिन आरबीआई एक्ट कौन सा है, 1934। कई बार क्या होता है, कोई भी एक्ट पहले बनना शुरू हो जाता है लेकिन वो एग्जिस्टेंस उसकी काफ़ी टाइम बाद होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया कंपनी एक्ट 2013, उसका एक्ट का नाम तो है कंपनी एक्ट 2013, बट वो लेटर ऑन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है जो इंडिया के पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करेगा। ठीक है, आया कब था, एक्ट कब आया था, 1934। वैसे ये कब हुआ था, 1935। अगर एक्ट की बात की जाए पर्टिकुलर की, बताओ आरबीआई एक्ट कब आया था, 1934। और कहा जाए कि आरबीआई ने अपना काम शुरू करना कब से किया था, काम शुरू करना कब आरबीआई ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट करना या उनका ऑपरेशन स्टार्ट करना शुरू किया था, तो वो आरबीआई ने किया था कब, 1935 में। तो देखिए, मान लीजिए ये सेंट्रल बैंक है, ये जितने भी इसके अंडर जो भी बैंक होंगे, सारे बैंकों को हम कहेंगे कॉमर्शियल बैंक या जो भी बैंक है, ये उन सारे बैंकिंग सिस्टम पे जितने भी बैंक हैं उन सब पे कंट्रोल करेगा, उनको गाइडलाइंस देगा आपको कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना। अच्छा, तो क्या आरबीआई पब्लिक के साथ डीलिंग करता है, नहीं। आरबीआई कभी भी पब्लिक के साथ डीलिंग नहीं करता। आरबीआई सिर्फ और सिर्फ किसके साथ डीलिंग करेगा, जो बैंक होंगे उनके साथ, और ये बैंक किसके और किसके साथ डील करेंगे, पब्लिक के साथ। ठीक है, तो ये देखना कि जो बैंक हैं, जितने भी बैंक को कंट्रोल करने के लिए, ये चीज आप लिख लेना, बैंक को, सभी बैंकों को रेगुलेट करने के लिए
कौन है? आरबीआई, जिसके लिए हमने आरबीआई एक्ट का देखा। तो जितने भी बैंक है उनको रेगुलेट करने के लिए आरबीआई। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज जो है, जो शेयर मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज या हम कहें जितना भी शेयर मार्केट है, उस शेयर मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? उस शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वैसे ही रियल एस्टेट को रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेशंस एक्ट, रेरा, वो उसको कंट्रोल करता है। तो हमने देखा बैंकों को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कौन है? आरबीआई। जो क्या पब्लिक के साथ डील करेगा? नहीं, आरबीआई पब्लिक के साथ डील नहीं करेगा। आरबीआई किसके साथ डील करेगा? कॉमर्शियल बैंक को। इनको बताएगा कि आपको किसी के साथ गलत नहीं करना, आपको ये गाइडलाइन फॉलो करनी है कॉमर्शियल बैंक को, आपको इतना लोन देना है, इतना अपने पास रखना है, इतना जो भी रूल एंड जितने भी रूल एंड रेगुलेशंस होंगे वो ये बताएगा कॉमर्शियल बैंक को। और कॉमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक की बात को फॉलो करना ही पड़ेगा, मानना पड़ेगा ही, उसके बाद और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा जितने भी बैंक है उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? उनको कंट्रोल कर रहा है आरबीआई, ताकि किसी के साथ कुछ गलत ना हो या कॉमर्शियल बैंक अपनी मन मर्जी ना कर सके। अगर कॉमर्शियल बैंक जो है अपनी मन मर्जी करेंगे तो इससे नुकसान अल्टीमेटली किसको होगा? पब्लिक को। तो पब्लिक को लॉस ना हो, कॉमर्शियल बैंक अपनी मन मर्जी ना कर सके, इसके लिए एक बड़ी बॉडी आई, उस बॉडी का नाम है आरबीआई। ओके, अब हम इसके देखते हैं कि आरबीआई के क्या क्या फंक्शन है, कौन कौन से इसके फंक्शन है। अब जो है हम फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक देखते हैं। ये सेंट्रल बैंक के कुछ फंक्शन हैं, 7 फंक्शन। अभी इससे पहले हमने देखा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, आरबीआई क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का सेंट्रल बैंक है। तो आरबीआई के क्या क्या फंक्शन है? फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक मीन्स फंक्शन ऑफ व्हाट? फंक्शन ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई के क्या क्या फंक्शन है? बैंक ऑफ इशूइंग नोट, जो भी जितने भी रुपीज होंगे जो इशू होंगे वो सारे के सारे इशू करने का काम किसका होगा? वो सारे के सारे रुपए इशू करने का काम होगा आरबीआई। इट मींस जितने भी 10 के, 50 के, 100 के जितने भी नोट होंगे वो सारे कौन इशू करेगा? आरबीआई। अच्छा, लेकिन इसमें जो 1 रुपीज क्वाइन एंड 1 रुपीज नोट होगा, 1 रुपीज, ये आपकी बुक में नहीं है, नोट कर लीजिए, 1 रुपीज क्वाइन एंड 1 रुपीज नोट इज इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, 1 रुपए के क्वाइन और 1 रुपए के नोट को छोड़ के बाकी जितने भी नोट होंगे वो कौन इशू करेगी? आरबीआई। लेकिन 1 रुपीज क्वाइन एंड 1 रुपीज नोट कौन इशू करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और अच्छा, जो आरबीआई जो नोट इशू करता है, आरबीआई जो नोट इशू करेगा उस पे साइन होंगे किसके? गवर्नर ऑफ आरबीआई के, जो आरबीआई का गवर्नर होगा। जैसे प्रेजेंट में आरबीआई का गवर्नर, अभी तक आरबीआई के टोटल अभी तक 25 गवर्नर रह चुके हैं, मतलब 25 जो है चल रहा है। ठीक है, 24 गवर्नर अभी तक हट चुके हैं, 25 तो चल रहा है। जो एट प्रेजेंट गवर्नर है उसका नाम है शक्ति कांता दास। आप इसके लिए गूगल भी कर सकते हैं, उसकी फोटो भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब जितने भी नोट होंगे आरबीआई इशू करेगा और उन नोटों पे साइन किसके होंगे? गवर्नर ऑफ आरबीआई के। और अभी तक टोटल कितने गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के? 25। और एट प्रेजेंट गवर्नर कौन है? एट प्रेजेंट जो गवर्नर है वो है शक्ति कांता दास। और 1 रुपये के कॉइन क्या आरबीआई इशू करेगी? नहीं, 1 रुपीज़ कॉइन एंड 1 रुपीज़ नोट इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये हमें इसमें बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स में ध्यान रखना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है बैंकर बैंक। बैंकर्स बैंक का मतलब ये है, ये सभी बैंकों का बैंक है कि इसका मतलब बैंक को अगर कोई लोन चाहिए, बैंक को कोई लोन चाहिए, कॉमर्शियल बैंक को कोई लोन चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, या अगर ये कोई सेंट्रल बैंक कोई गाइडलाइन इशू करेगा, वो सारी किसके लिए इशू करेगा? बैंकों के लिए। तो सबके जितने भी बैंक है कॉमर्शियल बैंक, उन सबका बैंकों का बैंक कौन है? उनको उनके साथ डील कौन करेगा? पब्लिक के साथ तो कॉमर्शियल बैंक डील करेंगे ही करेंगे, लेकिन उनका बैंक कौन होगा? उनका बैंक होगा सेंट्रल बैंक, यानी कि आरबीआई, गवर्नमेंट बैंक।
अब गवर्नमेंट का बैंक कौन हुआ? गवर्नमेंट को कोई भी अपनी एडवाइजरी चाहिए या गवर्नमेंट को कोई कुछ भी करना है, गवर्नमेंट को अपने पैसे करने हैं, तो गवर्नमेंट से के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी, गवर्नमेंट किसके साथ अपनी सारी ट्रांजैक्शंस करेंगी? गवर्नमेंट अपनी सारी ट्रांजैक्शंस करेंगी किसके साथ? आरबीआई के साथ। मतलब गवर्नमेंट की जिससे भी ट्रांजैक्शंस होगी वो इससे नहीं होगी, गवर्नमेंट सारी ट्रांजैक्शंस किसके थ्रू करेगी? सेंट्रल बैंक। बस हमें इतना ही ध्यान रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। all transactions are conducted, all transactions of government are conducted by the RBI. It means we can say RBI is the government bank, गवर्नमेंट का बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक। ओके, उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। देखो इसमें बुक में वैसे तो थर्ड पॉइंट में गवर्नमेंट बैंक में इसमें लिखा होगा कि एडवाइजरी फंक्शन करेगा, गवर्नमेंट को सुपरवाइजरी। हमें इतना डिटेल में जाने की कोई नीड नहीं है, हमें बस इतना देखना है गवर्नमेंट बैंक, अच्छा गवर्नमेंट की जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, जो भी फंडा होगा वो सारे का सारा आरबीआई करेगा। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट का मतलब ये है जब कॉमर्शियल बैंक को कहीं से भी पैसा नहीं मिल रहा, कॉमर्शियल बैंक को कहीं से भी पैसा नहीं मिल रहा, तो जैसे ऐसा नहीं सुना, फॉर एग्जांपल ऐसा जनरली कहा जाता है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, वैसे ही कॉमर्शियल बैंक भी ये कहेंगे हारे का सहारा आरबीआई हमारा। मतलब कॉमर्शियल बैंक को पूरे दुनिया में कहीं से भी कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा तो वो हार फिर के किसके पास जाएगी? आरबीआई के पास। इट मीन्स व्हेन कॉमर्शियल बैंक आर अनेबल to arrange the money from anywhere, so he can arrange the money from the RBI. ओके, तो इसका मतलब जब कॉमर्शियल बैंक अनेबल है, कॉमर्शियल बैंक अनेबल टू अरेंज मनी कहीं से भी, एनीवेयर कहीं से भी नहीं कर पा रही, तो वो किससे कर सकती है? सेंट्रल बैंक से, आरबीआई से। कस्टडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, देखो अभी इसमें बुक में ये दे रखा होगा कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में कि ये फ्लोटिंग करेगी, वो करेगी। फॉरेन एक्सचेंज का एक चैप्टर आएगा, उसमें आपको डिटेल में पता चलेगा कि फॉरेन एक्सचेंज क्या है, ये है वो है। अभी हम इस बारे में डिटेल में नहीं करेंगे डिस्कशन कि फ्लोटिंग क्या होगी, ये सब क्या होगी। इसमें हम बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में कि जो फॉरेन एक्सचेंज होगी ना वो किसकी कस्टडी में रखी जाएगी? वो कस्टडी में रखी जाएगी आरबीआई, मतलब आरबीआई के पास वो सेफ रखी जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग प्राइस कैसे सेट होगा, वो कैसे होगा, मतलब फॉरेन एक्सचेंज के प्राइस कैसे होंगे, वो हम फॉरेन एक्सचेंज के चैप्टर में डील करेंगे। बस इसमें यहाँ फॉरेन एक्सचेंज को कौन अपने पास कस्टडी में रखेगा? आरबीआई। बस हमें इतना ध्यान रखना है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, ये अभी बाद में करेंगे। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट क्या होता है ये अभी जब हम इसमें करेंगे कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, तो उसमें ये ऑटोमेटिकली ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। एक लास्ट पॉइंट है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। देखिए क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या होता है ये समझिए, लास्ट पॉइंट है। मान लीजिए मेरा बैंक अकाउंट है एक्सिस बैंक में, ठीक है, और मुझे किसी ने चेक दिया एसबीआई बैंक का कि हाँ भाई हम अंकित के नाम 50,000 रुपीज़ देते हैं, लेकिन उन्होंने चेक काट के दे दिया मुझे एसबीआई बैंक का, लेकिन मेरा अकाउंट किस में है? मेरा अकाउंट है एक्सिस बैंक में। तो मैं एक्सिस बैंक को जाके एसबीआई का चेक दे सकता हूं और वो उसी में से एक्सिस बैंक वाले ही, क्योंकि देखो जो आरबीआई है, आरबीआई के पास सभी बैंकों का अकाउंट है, एसबीआई का भी है, एक्सिस का भी है, पीएनबी का भी है, एचडीएफसी का भी है, सभी बैंकों के अकाउंट किसके पास है? आरबीआई के पास। तो एक्सिस बैंक क्या करेगा, वो उस अकाउंट को खोल के एसबीआई के उसमें से पैसे कट जाएंगे और मेरे अकाउंट में वो पैसे आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि किसी ने मुझे चेक दिया था कि मेरे अकाउंट में 50,000 रुपीज़ आ जाएंगे और उसने उसका बैंक जिसने मुझे दिया उसका चेक, उसने एसबीआई बैंक का चेक दिया, तो एक्सिस बैंक सीधे इसकी उस पर जाएगा, ठीक है, और उससे मतलब मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। सेम इसी तरीके से मान लो मेरा एक्सिस बैंक में ये है अकाउंट है, मैंने उसको एक्सिस बैंक का चेक दिया थर्ड पर्सन को, और जिस पर्सन को चेक दिया उसका अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में, तो वो क्या करेगा? एचडीएफसी बैंक वाले का पास भी आरबीआई का अकाउंट है, तो वो उसमें से इसको क्या करेंगे? इसके में से पैसे काट के इसमें से हो जाएंगे। मतलब सारे अलग अलग बैंक हैं तो वो आपस में एक दूसरे के अकाउंट्स को सेट ऑफ कर सकते हैं। इस सेट ऑफ को ही हमने एक नाम दिया
क्लियरिंग हाउस फंक्शन, कि सभी के बैंक अकाउंट अलग अलग अकाउंट, मतलब सबके बैंक को अलग अलग बैंकों में अकाउंट होते हैं, तो और सभी जितने भी बैंक हैं उनका अकाउंट किसके पास होता है, आरबीआई के पास। तो आप इसको एक दूसरे से सेट ऑफ कर सकते हैं। इस सेट ऑफ के फंक्शंस को ही हम नाम देंगे क्लियरिंग हाउस फंक्शन। देखो बैंकर बैंक में आपको अभी फिलहाल इसमें बुक में दे रखा है CRR SLR करके, ये अभी हमें नहीं समझना है, क्योंकि ये CRR क्या है, SLR क्या है, ये सारी अभी डिटेल में आएंगी। कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक। तो ये हमने फंक्शन देखे। बैंक ऑफ इशूइंग नोट, आरबीआई सारे नोट इशू करेगा एक्सेप्ट 1 रुपीज़ कॉइन एंड 1 रुपीज़ नोट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करेगी, और जो नोट इशू करेगा उस पर गवर्नर ऑफ आरबीआई के साइन होंगे, और जो एट प्रेजेंट गवर्नर है आरबीआई का उसका नाम है क्या, शक्तिकांता दास। बैंकर बैंक, आरबीआई गाइडलाइन देगा कि आपको कितना लोन देना है, किस सेक्टर की कितनी हेल्प करनी है, और आरबीआई हेल्प भी करेगा सभी बैंकों की, और एक बार के लिए CRR और SLR कितनी की रखनी है ये भी बताएगा। ये गाइडलाइन में ही आ जाएगा। CRR ये होगी क्या, गाइडलाइन देगा, गाइडलाइन क्या, CRR SLR रेपो रेट रिवर्स, ये भी आएंगी। बस अभी कर लेना, गाइडलाइन देगा किसके रिगार्डिंग, CRR और SLR, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, डिटेल में आएंगे, नो नीड टू है, यहाँ पे कोई भी नीड नहीं है इसकी। गवर्नमेंट बैंक, गवर्नमेंट की को जितने भी ट्रांजैक्शंस करनी होंगी, गवर्नमेंट का बैंक कौन है, आरबीआई। ओके, लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, जब बैंक को कहीं से भी इस दुनिया में कहीं से पैसा ना मिलेगा तो वो कहाँ से मिलेगा, आरबीआई से। फॉरेन एक्सचेंज को अपने पास रखेगा। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट अभी देखना है, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, सभी पर्सन्स के अलग अलग बैंकों में अकाउंट है, तो वो एक दूसरे के अकाउंट से उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि आरबीआई के पास सभी के अकाउंट है। थैंक यू।